औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मैं आपसे फ़ेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़ा हूँ। ये ख़ास लाइव मैं सीमांचल की गयूर आवाज़ करना चाहता हूँ। मैं सीमांचल की इस ज़रख़ेज़ मिट्टी से हमारा रिश्ता है और सीमांचल से हमारा रिश्ता है, कन कन जन जन का सीमांचल से मेरा रिश्ता है। हमारे आबो अजदाद का इस सरज़मीं से रिश्ता है। हमारे आबो अजदाद ने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ी मेहनत की, बड़ी कुर्बानियाँ दी और बहुत ही जद्दोजहद किया है। इसलिए सीमांचल की गयूर अवाम, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो कोचाधामन हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे किशनगंज असेंबली हो, चाहे जोकी हो, चाहे नरपतगंज हो, चाहे सिकटी हो, चाहे फारबिसगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पलासी हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे धमदा हो, चाहे कस्बा हो, चाहे रुपौली हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कोड़ा हो, चाहे बरारी हो, चाहे मनिहारी हो, चाहे प्राणपुर हो, चाहे कदवा हो, चाहे बलरामपुर। इस 24 जो असेंबली सीट है, हल्का है, मैं उसकी आवाम से और लगभग 39 ब्लॉक है इस इलाके में, इस सीमांचल की जो मुक़द्दस सरज़मीं पे, आपसे सिर्फ यही मुअद्दबाना अपील करना चाहता हूँ, एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, एक इल्तिजा आपसे करना चाहता हूँ, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में 72 साल आज़ादी को हो गए। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 72 साल वतन अज़ीज़ को आज़ादी हुए हो गए हैं। और डेमोक्रेसी में, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, पटना हो या दिल्ली में, उनके एक अहम रोल रहता है। लेकिन अफसोस वक्त के हुक्मरानों ने सीमांचल के साथ, हमारी सरज़मीं के साथ, हमारे इलाके के साथ नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी की है। चाहे पटना में बैठी किसी की भी सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी किसी की भी सरकार हो, सब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। याद रखिएगा, अपने इलाके के लोग आप हैं, चाहे अमोर हो, बायसी हो, डगरवा हो, रौटा हो, बरारी हो, समेली हो, कोचाधामन पोठिया हो, टेरागाछ छतरगाछ हो, नरपतगंज हो, जोकी हो, श्रीनगर हो, जलालगढ़ हो, ये सब से हमारे लोग हैं। बरारी, मनसाही, प्राणपुर, आजमनगर, बलिया, बेलोन, आबादपुर, इमादपुर, कचना, धचना, बिगोर, माधेपुर, पोठिया, टेरागाछ, छतरगाछ, बेलवा, लगवा, सतुआ, ये जो पूरा इलाका है, माधो, बरबट्टा, हर इलाका के लोग जो हैं, आप दिल्ली, बॉम्बे में या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत में आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और ये इलाका बहुत ही ज़रखेज़ रहा है। खेती के एतबार से, मेहनत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बड़ी मेहनत कश लोग हैं और बड़ी दीनदारी में भी है। मदरसा इस इलाके में है, तो हमने हैदराबाद हो या बेंगलोर हो या बॉम्बे हो या तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास हो या केरला, त्रिवेंद्रम हो या जयपुर हो, हमारे आलिम दीन वहाँ भी जाकर वहाँ के मसाजिदों में इमामत भी कर रहे हैं, वहाँ के मदरसों में पढ़ा भी रहे हैं और दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में, मनु यूनिवर्सिटी में, IIT में, IAM में, निफ्ट में, NIFD में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या हिंदुस्तान का पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में, किसी भी, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, सभी यूनिवर्सिटी में हमारी नुमाइंदगी है। हमारे इलाके के लोग, हमारे इलाके के पढ़ने वाले लड़का लड़की तलबा सब हैं। लेकिन ये याद रखिए, पहली बार अगर सीमांचल वर्ड, सीमांचल हिंदुस्तान के डोमेन में आया, हिंदुस्तान के राजनीतिक हलके में आया, तो जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की देन है। तस्लीमुद्दीन साहब का जब भी नाम आता है तो सीमांचल से उनका रिश्ता, चाहे पटना में आप बैठिए, अगर सीमांचल पर चर्चा कीजिए तो तस्लीमुद्दीन साहब का नाम आता है। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, सीमांचल पे बात होगी तो तस्लीमुद्दीन साहब के बिना वो सीमांचल अधूरा है। उस आदमी का ख्वाब था एक बेहतर सीमांचल बने, एक विकसित सीमांचल बने और अल्लाह उनको जन्नत दे, उस आदमी की कुर्बानी। और जब मैं उनका इंटरव्यू सुनता हूँ, जब उनके जज्बात देखता हूँ, इत्तफाक से कभी कभी बैठने का भी सोबत मिला, जो लास्ट मोमेंट पे भी मैं उनसे रब्ता किया था, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि आदिल, सीमांचल के लिए बेटा कुछ करो। एक उस आदमी में जज्बा था। एक एक ब्लॉक, पंचायत का नाम याद रहता, रोड, सड़क पता वो शख्स बतला देते थे, किस तरफ से प्रधानमंत्री सड़क जाता है, किस तरफ से स्टेट हाईवे जाता है, किस तरफ से नेशनल हाईवे जाता है। ये तस्लीमुद्दीन साहब में
बहुत बड़ी अल्लाह ने सलाहियत दी थी। बहुत लोगों ने उनकी शागिर्दी में कोई एमएलए बन गए, कोई एमपी बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए, कोई एमएलसी बन गए, कोई जिला परिषद अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, प्रमुख बने, जिला परिषद मेंबर बने, समिति बने, मुखिया बने, सरपंच बने, हर कुछ बने। लेकिन अगर उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान के नक्शे में और दुनिया के नक्शे में अगर किसी ने इस आवाज़ में सदा लगाई तो उसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 16 अगस्त 2015 रुईधासा के वो तारीखी मैदान में उन्होंने कहा, सीमांचल को बंदरों की ज़रूरत नहीं, सीमांचल को अख्तर उल ईमान साहब जैसी क़यादत की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको पता नहीं है कि अख्तर उल ईमान साहब ने क्या कुर्बानी दी है। तनकीद करने वाले एक से एक तनकीद कहते हैं, मैं बड़ी करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। 2014 में जब अख्तर उल ईमान साहब जदयू से चुनाव लड़े थे तो उनको वक्त के हुक्मराना ने यानी नीतीश कुमार जी ने बोला था कि आप चुनाव लोकसभा हार भी जाइएगा तो आपको पटना में आप आइए, इंशाल्लाह आपको वजीर बनाएंगे। वो हैं अख्तर उल ईमान साहब, इसी उनकी कुर्बानी थी। चाहते तो अगर अख्तर साहब चुनाव लड़ते तो हो सके जीत भी जाते, लेकिन उन्होंने सोचा कि वोट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी और मौलाना असरारुल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह चुनाव जीत जाते हैं और अख्तर उल ईमान साहब बैठ के भी लोगों का दिल उन्होंने वो जीत जाते हैं। ये है अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी। लोग समझते नहीं हैं, अरे क्यों हमें कोई पार्टी पैसा देगी? अगर पैसा देती तो भाजपा देती, तो क्यों वो बैठते? कांग्रेस हमें ने क्या दिया? कांग्रेस ने अख्तर उल ईमान साहब को आप ही बतलाइए। अगर कांग्रेस पैसा देती तो किशनगंज के एमपी और पूरी कांग्रेस की फौज अख्तर उल ईमान साहब को 2015 में हराने के लिए जान दे दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है कि अख्तर उल ईमान साहब ने क्या कुर्बानी दी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का, शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर ओवैसी साहब का, उन्होंने बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी क़यादत को दिया है जिसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। उसके बाद 2015 में लालू जी का कॉल आया, जिसको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ। लालू जी बोलते हैं, आ जाओ अख्तर साहब, सीमांचल संभालो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अख्तर उल ईमान ने दक्कन जाना पसंद किया, लेकिन पटना जाना नहीं पसंद किया। इसलिए नहीं पसंद किया कि मैं एमएलए बनूं ना बनूं, लेकिन सीमांचल में बेदारी इंशाअल्लाह ला देंगे। ये हैं अख्तर उल ईमान साहब। उसके बाद 2019 का लोकसभा आया। दोस्तों, मैं जानता हूं कांग्रेस के टॉप लीडर ने फोन किया कि अख्तर उल ईमान साहब कांग्रेस से लड़ ले, तो अख्तर उल ईमान साहब ने ना कहा। मैं गवाह हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात की गवाही देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बोली की लाज रखने वाला। उसके बाद राजद के टॉप लीडर ने फोन किया कि किशनगंज लोकसभा से अख्तर साहब लड़ जाइए, लेकिन अख्तर उल ईमान साहब ने तब भी नहीं लड़ा। चाहते तो एमपी बन जाते, 7 लाख वोट आ जाता, एमपी बन जाते, कोई नहीं रुकता। लेकिन उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का दामन थामा। ज़रूर ये डगर कठिनाई है, ज़रूर परेशानी है, लेकिन मुझे यकीन है अपने रब पर, क्योंकि अल्लाह इन्नमल आमालु बिन्नियात का मामला मेरा रब देखता है। हर चीज़ का दारोमदार नियत पे है। मुझे अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह बोली की लाज रखने वाला है। जब इन नियत अच्छी होती है तो गैब से मदद आती है, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। अख्तर उल ईमान साहब की कुर्बानी, वक्त का आने वाली पीढ़ी, आने वाला नस्ल इस बात को याद रखेगा कि अख्तर उल ईमान साहब ने क्या कुर्बानी दी थी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव आने वाला है। पहली बार एक क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब की जोड़ी आपके सीमांचल के दर दर इलाके में घूम रही है और एक ही क़यादत, एक ही बात बोल रही, आओ इत्तेहाद का पैगाम दो सीमांचल के लोगों। हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ के, दलित पिछड़े से ऊपर उठ के, सुरजापुरी शेरशाहवादी से ऊपर उठ के आओ सीमांचल के लिए करो। अगर रोड बनेगा, अच्छी हॉस्पिटल बनेगा, अच्छा सड़क बनेगा, अच्छी पुलिया बनेगी, प्रधानमंत्री सड़क बनेगा, एनएच बनेगा, गोल्डन हाईवे बनेगा, अगर कुछ भी बनेगा, मेरे इलाके में महानंदा बेसिन बनेगा, मेरे इलाके में तिजारत अच्छी होगी तो सबसे ज़्यादा इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। हिंदू और मुसलमान के बुनियाद पर इलाके को फ़ायदा नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपने सबको देखा है, 40 साल आपने कांग्रेस की हुक्मरानी देखी, 40 साल कम नहीं होता है मेरे दोस्त। जाकर पटना को देखो, चमचमाता है। 5 मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है पटना में, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, एम्स भी खुलता है पटना में, लेबर मिनिस्ट्री का भी हॉस्पिटल खुलता है तो पटना में खुलता है। लेकिन इतना बड़ा जरखेज इलाका, लगभग 70 लाख से ऊपर की आबादी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मैं खगड़िया को और सहरसा सुपौल को भी ले लेता हूँ, इतनी बड़ी आबादी, बतलाओ एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो शुक्र मनाएं कटिहार मेडिकल कॉलेज का और माता गुजरी है हॉस्पिटल का कि उन लोग में हमारे लोग का इलाज होता था। लेकिन पटना के हुक्मरानी ने कुछ नहीं दी, हमें कुछ नहीं दी मेरे दोस्त, सिर्फ हमारा इस्तेहसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया।
हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई है। आप सोचिए कि रांची में 300 किलोमीटर दूर पर रांची में हाईकोर्ट बेंच हो जाता है, रांची में सेक्रेटेरिएट लगता है, रांची में असेंबली सेशन होता था, लेकिन पूर्णिया 400 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। कोई पूछने वाला नहीं है इस पूर्णिया को, कोई पूछने वाला नहीं है इस इलाके को। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत बंगाल हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, हजारों लोग फ़ोन करते हैं कि सदर साहब आ जाइए। ये सीमांचल की गयूर अवाम की मोहब्बत और शफकत है। इस इलाके में अल्लाह ने खास रहम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और अकबर साहब को अपनी मसरूफियत को छोड़कर, अपनी बिजी शेड्यूल को छोड़कर सीमांचल आके करते हैं और सीमांचल में अपना एक लंबा अरसा देते हैं। बार बार अपने तकरीर में सीमांचल बोलते हैं, पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाज़ उठाते हैं, आपके एएमयू किशनगंज की आवाज़ उठाते हैं, आपके महानंदा बेसिन की आवाज़ उठाते हैं, आपके सुरजापुरी रिजर्वेशन की आवाज़ उठाते हैं, आपके बाढ़ के मुद्दा उठाते हैं, आपके पासमंदगी का मुद्दा उठाते हैं, आपके इलाके का स्पेशल स्टेटस सीमांचल की आवाज़ बैरिस्टर साहब उठाते हैं, आपके इलाके का स्पेशल पैकेज की बात बैरिस्टर साहब इकोनॉमिक पैकेज की उठाते हैं। अकबर साहब ने जब 2017 में बाढ़ आया था मेरे दोस्त, तो किसने अपना मेडिकल टीम भेजा था? यही अकबर ओवैसी साहब ने भेजा था। याद रखिए, आदिल हसन जिंदा रहे कि नहीं रहे, लेकिन याद रखिए, अगर आप अब भी नहीं जगिएगा तो आने वाली नस्ल आपको माफ़ नहीं करेगी। हम आदिल हसन या अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ एमएलए एमपी बनने नहीं हैं, आप बन जाइए एमएलए एमपी, लेकिन मुत्तहिद होइए, अपने इलाके की पासमंदगी को दूर करने के लिए एक होइए। वक्त के हुक्मरानों से सवाल कीजिए कि महानंदा बेसिन का क्या हुआ, मेरे इलाके में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, मेरे इलाके में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, मेरे इलाके में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है, मेरे इलाके में रेल कारखाना क्यों नहीं है, मेरे इलाके में पहिया का कारखाना क्यों नहीं है, सिर्फ नालंदा में क्यों खुलेगा, सिर्फ छपरा में क्यों खुलेगा, सिर्फ मधेपुरा में क्यों खुलेगा? अरे इस कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में भी तो खुल जाए। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट अगर है तो अररिया में है, अररिया से लोग थे। जाके अभी लॉकडाउन का स्थिति था, दिल से पूछिए हाथ रखकर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोग, बलरामपुर, बारसोई, कोचा दामन, डगरुआ, अमोर, राउटा, बैसी, छतरगाट, टेरागाज, पोठिया, रानीगंज, नरपतगंज, बनबनकी, बरारी, कोढ़ा, आजमनगर, प्राणपुर के लोग, जरा दिल पे सबसे ज़्यादा आपके इलाके के लोग, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, विशाखापट्टनम, लद्दाख तक आपके लोग थे, केरला तक आपके लोग फंसे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत थी, उन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया था। आज बतलाइए कि आज आपके घर में बाढ़ आ रहा है, आज आपके घर में बाढ़ आ रहा है, कौन पूछने वाला है? कौन पटना का वो हुक्मरान पूछने वाला है? कौन दिल्ली का हुक्मरान पूछने वाला है? सिर्फ वोट के लिए आपके पास आता है। मुझे एमएलए एमपी बनने का शौक नहीं है। आपके इलाके में जब बदहाली, आपकी सड़कें टूटी हुई है, आपके इलाके में, आपके खेतों में, आपके घरों में पानी घुस रहा है, आपके यहाँ हॉस्पिटल में सांप जब कट जाता है तो दवा नहीं है, आपकी अहलिया, आपकी बहन, आपकी माँ जब डॉक्टर के यहाँ जाती है तो हॉस्पिटल में लेडीज़ डॉक्टर नहीं रहता है, हमें सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, हमें पटना जाना पड़ता है, भागलपुर जाना पड़ता है, हमारे इलाके में डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। जब हमारा एमपी जीत के जाता है तो शरीयत पर हमारे एमपी को बोलने नहीं दिया जाता है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। पटना में जो सरकार है सिर्फ वोट लेना जानती है। नौजवानों याद रखिएगा, आपके साथ उस नाइंसाफ़ी करना जानती है। 72 साल हो गए आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपको क्या मिला रात में सोचिए, जब सोने जाइए या अकेले में रहिए 10 मिनट सोचिए कि आपको क्या दिया। लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप। जाकर चाणक्य यूनिवर्सिटी खुल रहा है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी खुल रहा है, आईएएम खुल रहा है, आईआईटी पटना में खुल रहा है, लेकिन इस कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का क्या दोष है? इस इलाके के क्या दोष है? हम क्या टैक्स नहीं देते हैं? क्या ये वतन अजीज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के हम नागरिक नहीं है? क्या बिहार के हम वोटर नहीं है? हमारा क्या कसूर है? यही रेलवे लाइन, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, यही कटिहार रेलवे डिवीज़न से जाके देखिए। जब ट्रेन जाती है तो आप गुजरात का टाइल्स हो, आपका राजस्थान का मकराना का टाइल्स संगमरमर हो, या नागपुर का नारंगी हो, नासिक का अंगूर हो, शिमला का सेब हो, बेहतरीन गज़ा जो होती है नॉर्थ ईस्ट जाता है। लेकिन आपके स्टेशन में बादसोई हो, आजमनगर हो, प्राणपुर हो, कटिहार हो, सुनैली हो, दालकोला हो, किशनगंज हो, आपके हटवार हो, आपके इलाके में कस्बा हो, आपका अरिया हो, पूर्णिया हो, आपके इलाके में नहीं रुकता है। आज मकई का मुद्दा आप देख लीजिए कि 1700 से ऊपर 1800 सरकार ने रेट किया। जाके पूछिए दालकोला में जो मकई के जी किसान से पूछिए कि जाकर उन्होंने क्या किया है। उसको पैसा नहीं मिला, 1000 रुपया, 1200 रुपया हाईएस्ट मिल रहा है। ये है सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी। लोग राजद की बात करते हैं, लोग कांग्रेस की बात करते हैं, लोग जदयू की बात करते हैं, लोग माले की बात करते हैं, लोग एनसीपी की बात करते हैं,
लोग दूसरी बतलाइए ना, किस पार्टी ने नहीं आपके साथ इस्तेसाल किया? क्या 40 साल कांग्रेस ने सीमांचल पे हुक्मरानी नहीं की? कांग्रेस 2009 में सब सीट हार जाती है लेकिन किशनगंज लोकसभा जीत के जाती है। क्या ये नहीं है? जब 2010 में विधानसभा हुआ था, सब सीट कांग्रेस पूरे बिहार में 243 सीट पे लड़ती है। मेरे दोस्त सिर्फ 4 सीट जीतती है, वो 4 सीट में 3 सीट सीमांचल किशनगंज असेंबली जीतती है, बहादुरगंज असेंबली जीतती है, कस्बा जीतती है और एक कहलगांव जीतती है। वो भी नीतीश जी के रहमो करम पे जीतते हैं, सदानंद सिंह जी। क्या मिला? सीमांचल ने 4 सीट दिया कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड दिया? आपके एम्स की शाखा खुली, सिर्फ अखबारों में विकास हुआ। आपके आलिम दीन, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आपके नुमाइंदा को तलाक बिल पर भी बोलने नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन। बतलाइए कि आपको क्या मिला? 15 साल लालू जी राबड़ी जी का सरकार में क्या मिला सीमांचल को? मधेपुरा में तो यूनिवर्सिटी थी, लालू जी ने जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बनाया, लालू जी ने छपरा में यूनिवर्सिटी बना, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बना, हजारीबाग में यूनिवर्सिटी बना। क्या कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को लालू जी ने दिया? बतलाइए लालू जी, क्या सीमांचल के लोगों ने राजद को नहीं जिताया था, जनता दल को नहीं जिताया था? क्या यही समाजवाद है कि आप एक रीजन को आप एक रीजन के साथ इतना सौतेला व्यवहार, यतीम बना के छोड़ दीजिएगा? क्या यही इंसाफ है? कटिहार, पूर्णिया, अररिया के किशनगंज के लोगों ने यही क्या इंसाफ? लालू जी रेल मंत्री आप नहीं थे क्या? रेल मंत्री में बतलाइए, डाटा निकालिए लालू जी कि कितने लोगों को आपने बहाली दी है। सीमांचल के लोगों को कितने ग्रुप डी, ग्रुप सी में बहाली हुई है, लेकिन हुई है छपरा के लोगों को, हुई है मधेपुरा के लोगों को, हुई है पटना के लोगों को, हुई है नालंदा के लोगों को। चाहे नीतीश जी रेल मंत्री रहे, चाहे लालू जी रेल मंत्री रहे। बीपीएससी उठा लीजिए, स्टाफ सर्विस कमीशन उठा लीजिए, बिहार में कोई भी चीज उठा लीजिए। हमारे यहाँ जो टीचर बने हैं, हमारे यहाँ जो टीचर बने, किसी के रहमो करम में नहीं बने, मदरसा में पढ़ते थे तब बने हैं, तब टीचर बने हैं। और जब उनका नंबर इतना आया था तब हमारे इलाके में टीचर बने थे। क्या मिला सीमांचल को? क्या मिला? उसके बाद नीतीश जी और सुशील मोदी की जोड़ी आई, क्या मिला सीमांचल को? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके, वो भी नदी के किनारे मिल गया, ग्रीन जोन के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस फंसा हुआ है। क्या नीतीश जी यही इंसाफ था? सोनिया जी आई थी, चुनाव का वक्त था 2014 में, 30 जनवरी को सोनिया जी रूई धासा मैदान में ऐतिहासिक भीड़ हो गई। हम हमेशा दूसरे को, मेहमानों को इज्जत दिया। 120 करोड़ का बात हुआ था। बतलाइए कि क्या 120 करोड़ मिला सीमांचल में? एएमयू किशनगंज को मिला? अरे किसके बच्चे पढ़ेंगे? कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के ही ना बच्चे पढ़ेंगे। अगर मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, बीएड नहीं करेंगे, फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे, आईआईटी नहीं जाएंगे, किसके बच्चे जाएंगे? अरे मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है हमारे साथ? क्या हमने किसके साथ नाइंसाफी की है? हमने किसका जमीन हड़प लिया? हमने किसके साथ बदसलूकी की है? हमने यूनुस सलीम साहब को जिताया, ना जानते थे, आके जिता दिया। हमने एमजे अकबर साहब को जिता दिया। हमने मुसलमानों की एक बड़ी आवाज थे सैयद शहाबुद्दीन साहब, उनको हमने जिता दिया। हमने सैयद शहनवाज साहब को जिता दिया। हमने उदय नारायण पप्पू सिंह को जिता दिया। हमने संतोष कुशवाहा जी को, जो आता है, हमने तारिक अनवर साहब अरवल से आते थे, उनको हमने एमपी बना दिया। लेकिन हमारे बेटे को क्या मिला? हमारी बहन को क्या मिला? हमारी बेटी को क्या मिला? सिर्फ इस्तेसाल। दिल्ली, बॉम्बे या गुड़गांव, हरियाणा, सूरत, अहमदाबाद, हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा जाइए, हमारे इलाके के लेबर, मेहनतकश लोग मिलेंगे। क्या दिल्ली के होटलों में हमारे इलाके के लोग पोछा नहीं लगा रहे? क्या यही इंसाफ है? वक्त के हुक्मरानों से बुंदेलखंड को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिल जाता है, नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिक पैकेज मिल जाता है, गोरखालैंड को स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल मिल जाता है, लेकिन सीमांचल को क्यों नहीं मिलता है? अरे जो भी मेरे सीमांचल के नौजवान जो दिल्ली, बॉम्बे या हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या आप बिहारी में पढ़ रहे हैं, सीमांचल में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं, या कहीं भी, पर दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपको क्या मिला। क्या आपको अच्छा लगता है कि जब ट्रेन पकड़ते हैं दालकोला से, बारसोई से, कटिहार से, किशनगंज से, अररिया से, पूर्णिया से, जब अपना वतन, अपना घर छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव जाते हैं, अच्छा लगता है? आपके वालिदैन यहाँ पे रहते हैं, आपकी अहलिया यहाँ रहती है, आपकी बहन यहाँ रहती है। जब माँ बीमार रहती है, जब बाप बीमार रहता है, जब लाठी का सहारा बनना पड़ता है, लेकिन बाप को आप सहारा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर नहीं कमाइएगा तो बाप की दवा नहीं आएगी। अगर पंजाब में खेतों में नहीं काम कीजिएगा तो माँ की दवा नहीं आएगी। अगर गुजरात में नहीं काम कीजिएगा तो बहन की शादी नहीं होगी। याद रखिए, वतन अजीज़ हिंदुस्तान का भी अभिन्न अंग है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, दूसरे मुख्तलिफ रियासत से लोग आते थे सीमांचल में काम करने, आपके इलाके में, आपके खेतों में काम करने। आज पंजाब में आप जा रहे हैं, आपके इलाकों में जूट का पैदावार होता था, कोई पूछने वाला, जूट का मिल बंद आपके इलाकों में होता था। कोई फार्मिंग का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना बिहार सरकार के पास स्ट्रैटेजी है, भारत सरकार के पास स्ट्रैटेजी है। सिर्फ आपके साथ इस्तेसाल हुआ, ना यूनिवर्सिटी दिया गया। क्या बतलाइए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता था? क्या वक्फ बोर्ड का सेंटर नहीं हो सकता था? पटना में वक्फ बोर्ड है, क्या 400 किलोमीटर पे एक सेंटर नहीं हो सकता था? क्या मदरसा बोर्ड का एक सेंटर नहीं हो सकता था? क्या हाई कोर्ट का बेंच इस इलाके में नहीं हो सकता है?
जब नागपुर बेंच हो सकता है, जब तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है भाई? रांची बेंच हो सकता था, क्यों नहीं सीमांचल में पूर्णिया बेंच हाईकोर्ट का हो सकता है? क्यों नहीं हमारे इलाके में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दीजिए, आप जूट का इंडस्ट्री खोल दीजिए, आप सीड प्रोसेसिंग प्लांट खोल दीजिए, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल दीजिए, आप बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री खोल दीजिए। क्या आसाम में बैम्बू हो सकता है? आप कॉटन, उसका कपड़े का कुछ इंडस्ट्री खोलिए, पावरलूम इंडस्ट्री खोलिए, ताकि इलाके में कुछ हो सके। क्या मिला? आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल सकता था क्या? लोग समझ, मेरे सीमांचल की आवाम से बोलना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब यहाँ से एमएलए एमपी नहीं बनने आए, आपको एमएलए एमपी बने आए हैं। यहाँ के प्रदीप कुमार को, यहाँ के न्याज साहब को, यहाँ के इमरान साहब को, यहाँ के सुनील उरांव जी को, यहाँ का गीता कुस्कू जी को, यहाँ के पप्पू खान साहब को, यहाँ के उदय सिंह को एमपी एमएलए बनाना चाहते हैं, ताकि वक्त के हुक्मरानों से, पटना हो या दिल्ली हो, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी आदत को यहाँ पर दिया है। और अख्तर उल ईमान साहब जैसा, याद रखना मेरे गयूर अवाम, मैं दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत पे मेरा ईमान है, जाना बरहक है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अख्तर उल ईमान साहब जैसी क़यादत आपको बिहार में नहीं मिलेगी, इंजीनियर आफ्ताब साहब जैसी क़यादत आपको नहीं मिलेगी। आपको एक ऐसी बेबाक क़यादत मिली है जो आप अब भी एहसास कीजिए, रात के अंधेरों में सोचिए, दिन के उजालों में सोचिए कि इतनी बड़ी क़यादत नहीं मिलेगी। उस क़यादत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब की सरपरस्ती है। अभी भी वक्त है, वक्त बहुत नाजुक है। जिंदा कौम 5 साल नहीं इंतजार करती है। जिस पंचायत में है, जिस ब्लॉक में है, जिस वार्ड में है, जिस जिला में है, एक ही पैगाम देना है, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले, बिहार को भी खुसूसी दर्जा मिले। हम मिथिलांचल से भी प्यार करते हैं, चंपारण से भी प्यार करते हैं, मगध से भी प्यार करते हैं, पटना से भी प्यार करते हैं, शाहबाद से भी प्यार करते हैं, लेकिन सीमांचल की हक तलफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली नस्ल को बोलकर इंशाअल्लाह जाएंगे कि तुम अपना हक लेना, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आने वाली नस्ल को जरूर एक पैगाम, छोटा सा भाई आपका पैगाम दे रहा है कि अपने हक के लिए जिंदा कौम 5 साल नहीं इंतजार करती है। अपने हक की आवाज़ उठाइए। मुक़द्दरात का फैसला अल्लाह करता है। आपका ईमान इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर पे है। अगर फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, तो दुनिया की कोई ताकत आपको न झुका सकती है न डरा सकती है, क्योंकि अगर सिर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, अगर हम डरेंगे तो सिर्फ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने डरते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें न झुका सकती है न डरा सकती है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम बिहार को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने आए हैं। हम गैर मुस्लिम भाइयों से भी, आदिवासी भाइयों से भी, दलित भाइयों से भी, महादलित भाइयों से भी, मैं हर सीमांचल वासियों से, हर नौजवानों से, हर महिलाओं से, हर बहनों से, हर माओं से, हर भाइयों से, हर मेहनतकश लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, ताजिर, सभी सीमांचल के लोगों से कि वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फिजा चल रही है। आज हमारे आलिम दीन हमारे साथ है, आज मस्जिद का मेंबर आपके साथ है, हमारे साथ पुजारी भाई है, हमारे साथ बड़ा गैर मुस्लिम तबका हमारे साथ जुड़ रहा है। अभी वक्त है, जुड़ जाइए, आ जाइए सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए। वक्त के 72 साल के फिरौनों के साथ लड़ने के लिए एक टीपू सुल्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में आ गया है। आ जाइए इंशाअल्लाह ताला, हम सीमांचल की आवाम को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे। हम सीमांचल में अपनी क़यादत खड़ा करेंगे, और जहां अमन होगा, जहां इंसाफ होगा, तो ज़रूर वहां तरक्की होगी। सब ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, सब ने आपके साथ हक तलफी की है। वक्त इतना अच्छा है, आ जाइए सीमांचल की लड़ाई लड़ने। मैं नौजवानों से ख़ास कर बोलता हूँ, इतनी अच्छी क़यादत कभी नहीं मिलेगी मेरे भाई। एमएलए एमपी बनने का लालच नहीं है मेरे भाई, सिर्फ चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और अख्तर उल ईमान साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब की जो जोड़ी है, और डॉक्टर अमित कुमार की जो जोड़ी है, ये जोड़ी पूरे सीमांचल में पतंग 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 कर दे। और फिर इंशाअल्लाह मिथिलांचल भी फतह करेंगे, चंपारण भी फतह करेंगे, मगध भी फतह करेंगे, पटना भी फतह करेंगे, शाहबाद भी फतह करेंगे। तो सीमांचल का जो खुसूसी दर्जा की लड़ाई है, उसमें हमारा साथ दीजिए। और सीमांचल को जो स्पेशल स्टेटस की लड़ाई है, इकोनॉमिक पैकेज की लड़ाई है, हमारा साथ दीजिए। आइए सीमांचल के नौजवानों, 24 सीट पे भी फतह होंगे, और इंशाअल्लाह दूसरे जगह जहां लड़ेंगे वहां भी फतह होंगे, और नस्रुल्लाह वल फतह करीब होगा इंशाअल्लाह। आइए सीमांचल मिल के हम लड़ें। और याद रखिए, आदिल हसन जिंदा रहे या नहीं रहे, लेकिन इस मुहिम में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। इस मुहिम में अपनी क़यादत को ज़रूर मजबूत कीजिएगा। ये आपकी क़यादत है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की सरपरस्ती है। इस क़यादत को मजबूत कीजिए, और अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत कीजिए, इंजीनियर आफ्ताब साहब को मजबूत कीजिए, कमरुल हुदा साहब को मजबूत कीजिए, इश्तियाक साहब को मजबूत कीजिए। अपने क़यादत को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोग को मजबूत कीजिए। अपने छोटी छोटी बात पर डिफरेंस मत रखिए, छोटी छोटी बातों से नाइतफाकी बढ़ जाती है, मत रखिए। आइए एक बेहतर सीमांचल बनाने के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और जैसा कि कोरोना फैल रहा है, बिहार सरकार को नहीं चिंता है, भारत सरकार को चिंता नहीं है, कहाँ टेस्टिंग हो रहा है। आप अपना हिफाजत रखिए। मैं घर में बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगा रहा हूँ।
आपके अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, आपके अच्छे वेंटिलेटर नहीं है, तो अपने इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बेज़रूरत बाहर मत जाइए। सीमांचल को लेकिन ज़रूर इस खुसूसी दर्जा की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देंगे। आपकी आने वाली नस्लों को ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल साहब अकबर साहब की सरपरस्ती रही तो इंशाअल्लाह उस आने वाली नस्ल ज़रूर शुक्राना अदा करेगी। आ जाइए, सीमांचल की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। सीमांचल भी फतह करेंगे और इंशाअल्लाह बिहार में भी फतह करेंगे। जब शेरवानी जाएगी तो पटना में भी परेशानी इंशाअल्लाह होगी। आइए, वक्त के हुक्मरानों से आंख मिलाकर लड़ाई करेंगे, अपना हक लेंगे और सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दिलवाएंगे, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे। मेरे साथ बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल मुहिम में जुड़िए और अपनी क़ियादत को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार।